बच्चों, लेसन को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास एक टॉपिक आया है टेबल 1.1 डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, यानी उर्वरक और खाद के बीच में अंतर। फर्टिलाइज़र हो गया उर्वरक। मैं बता चुका हूँ आपको उर्वरक क्या होते हैं। उर्वरक वे पदार्थ या वे चीज़ें हैं, वो रसायन हैं जो कि फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। और मैन्योर मीन्स हो गया खाद। खाद मैंने आपको कहा था वो बायो वेस्ट से बनती है, यानी जो कुछ बचा खुचा होता है, चाहे पौधों का चाहे जंतुओं का वेस्ट मैटर, उससे खाद बनाई जाती है। तो उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ज़रा चेक करें हम। पहला डिफरेंस बोला है कि फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट, यानी मैन मेड है, आदमी इसको बनाता है। कहाँ बनते हैं ये? फैक्ट्रीज़ में। जबकि मैन्योर जो है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है, नेचर में अपने आप बनता है। किससे? डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज, यानी जो गाय वगैरह का गोबर होता है और जो पौधे के सड़े गले हिस्से होते हैं, चाहे सड़ी गली पत्तियाँ वगैरह हो गई या उसके तने हो गए, तो उनसे बनने वाली खाद को हम मैन्योर कहते हैं। जबकि फर्टिलाइजर्स हमें पूरे फैक्ट्रीज में बनाने पड़ते हैं। प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, यानी फैक्ट्री में बनते हैं। प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, यानी ये खेतों में बनाए जाते हैं या इनको खेतों में सीधा डाल दिया जाता है। जैसे हम गोबर डाल देते हैं, इकट्ठा करते हैं उसको, बाद में उसको खेतों में पास कर दिया जाता है। अगला पॉइंट आपके पास है पॉइंट नंबर 3, फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस मतलब ये जो ह्यूमस होती है, टॉप लेयर होती है मिट्टी की, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं करते हैं, कोई बढ़ाते नहीं हैं। जबकि मैन्योर को मैंने आपको कहा था नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, जिनको हमने NP के शॉर्ट में कहा था, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, उसको अधिक मात्रा में देते हैं। कौन? फर्टिलाइजर्स। जबकि जो मैन्योर्स होते हैं ये उतने न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं करते हैं, पर ये सॉइल के लिए अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर आगे पूछा गया कि मैन्योर के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। अगर हम इनको मैन्योर यानी खाद को जो हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इससे सॉइल में ज़्यादा पानी रहता है, क्योंकि खाद जो होती है वो मिट्टी के साथ मिलकर मिट्टी को ज़्यादा पोरस बनाती है, यानी उसमें ज़्यादा जगह बनाती है मिट्टी के अंदर, जिससे कि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। नंबर नेक्स्ट, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। इसमें जो है मिट्टी में जब खाद मिलाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है, उसमें ज़्यादा जगह होती है और उसमें अच्छी एयर आ सकती है, अंदर गैसेज बढ़ सकती हैं। इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवों का नंबर बढ़ाने में मदद करती है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, टेक्सचर यानी सॉइल की जो प्रकृति होती है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं, उसकी संरचना होती है। मोस्ट कॉमनली मैंने आपको कहा था ह्यूमस, ह्यूमस की जो अमाउंट होती है उसको इंक्रीज़ करने में कौन हेल्प करता है? मैन्योर। फर्टिलाइज़र ऐसी हेल्प नहीं करते हैं। तो मैन्योर फर्टिलाइज़र का हम इम्पोर्टेंस भी समझ चुके हैं, उनके शॉर्टकम्स भी समझ चुके हैं, क्या नुकसान होता है किससे। आगे हमारे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट है इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई। तो बच्चों, आपको मालूम है कि सिंचाई जो है कितनी ज़रूरी है पौधों के लिए। आपके घरों में भी क्यारियाँ होंगी और उनमें आप समय समय पर पानी देते ही होंगे। तो क्यों पानी देते हैं? क्योंकि जो पानी होता है वो पौधों के लिए क्या होता है? लाइफ, यानी जीवन की तरह काम करता है, क्योंकि बिना पौधों बिना वाटर के प्लांट्स की लाइफ सक्सेसफुल ये प्लांट्स के पास क्या पाई जाती हैं? रूट्स पाई जाती हैं। एक प्लांट के नीचे रूट्स होती हैं और रूट में स्मॉल हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको रूट हेयर कहा जाता है। ये क्या करते हैं? सॉइल के बीच में घुसकर उनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल के बीच में पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह होती है, जहाँ पे वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, उनको कैच करते हैं। अभी केवल पानी नहीं आता, पानी के साथ क्या आते हैं? न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके अलावा दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये पानी के साथ मिलकर ऊपर रूट में जाते हैं और रूट से फिर आगे ऊपर वाले पार्ट को पास कर दिए जाते हैं। तो वाटर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्लांट को लगातार अगर वाटर सप्लाई मेंटेन नहीं रहेगी तो वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर प्लांट्स के पास कम वाटर होगा तो सूख जाएगा,
डेड भी हो सकता है वो। इसी तरीके से अगर किसी बीज को बोना है तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए भी कैसा चाहिए, वाटर जरूर चाहिए। सो ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव, वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स, absorbed by the plant roots. Along with water, minerals and fertilizer are also absorbed. Plant contain nearly 90% of water. यानी प्लांट में लगभग 90% पानी होता है। तो इतना पानी होने के बावजूद, इतने पानी को बनाए रखने के लिए उन्हें लगातार पानी को सक करना पड़ता है। इसके अलावा जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में यानी बीज को बोने के लिए, बड़ा होने के लिए भी पानी की जरूरत होती है। न्यूट्रिएंट डिजॉल्व्ड इन वाटर, न्यूट्रिएंट जो है वाटर में डिजॉल्व होते हैं और वो प्लांट के अदर पार्ट्स को वाटर से ही सप्लाई किए जाते हैं। वाटर ऑल्सो सी देयर प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट, यानी जो वाटर होता है वो फ्रॉस्ट से यानी पाले से और एयर करंट मतलब गर्म हवा से भी बचाता है। पाला हो गया और गर्म हवा से भी बचाता है। और इसके अलावा अगर हमारे सॉइल में मॉइस्चर नहीं है अच्छा, तो हमारी जो क्रॉप्स होंगी वो अच्छी नहीं हो पाएंगी और इसके लिए हमें फील्ड को लगातार वाटरिंग करनी पड़ेगी, यानी हमें उसमें लगातार खेतों में पानी देना पड़ेगा। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। इरीगेशन में सिंचाई किसको कहते हैं, वाटर की सप्लाई करना क्रॉप्स को एक रेगुलर इंटरवल के बाद, फिक्स टाइम के बाद वाटर की सप्लाई करने को ही हम इरीगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अभी क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है, जैसी क्रॉप होगी उसके हिसाब से आपको वाटर देना पड़ेगा। सॉइल टू सॉइल, जैसी सॉइल होगी उसके हिसाब से, एंड सीजन टू सीजन, जैसा सीजन होगा उसके हिसाब से आपको वाटर जो है प्लांट्स को देना पड़ेगा। इन समर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हाई, गर्मियों में पानी ज़्यादा देना पड़ता है, सर्दियों में कम देना पड़ता है सीजन्स के हिसाब से, और ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि जो है गर्मियों में क्या ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो है वो लीव्स ज़्यादा पानी छोड़ती हैं और ज़्यादा पानी क्या हो जाता है, एयर में चला जाता है। इसकी वजह से प्लांट के अंदर वाटर का लैक हो जाता है, कमी हो जाती है। तो उसको पूरा करने के लिए उसको लगातार पानी को सक करना पड़ेगा, यानी सोखना पड़ेगा। सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, इंडिया में क्या क्या सोर्सेज हैं इरीगेशन के। सोर्सेज मतलब हो गया स्रोत, यानी हम पानी किन किन स्रोतों से लेते हैं, तो स्रोत आपको पता होनी चाहिए। इंडिया में पानी जो है वो वेल्स यानी कुओं से, ट्यूबवेल्स यानी जो मशीन से चलने वाले कुएं होते हैं, नलकूप जिनको कहा जाता है, पॉन्ड्स तालाब, लेक्स आपकी झीलें, रिवर्स नदियाँ, डैम्स बांध और कैनाल्स यानी नहरें। इतनी चीज़ों से हम जो है वाटर की सप्लाई मेंटेन करते हैं। वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स, इनके थ्रू हम लगातार वाटर सप्लाई अपने फील्ड्स को सप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कम्स, यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन पूछा गया है, यानी पुराने समय में इरिगेशन कैसे होता था। तो बच्चों पुराने समय जो वाटर था वो ज़्यादातर जो है किस में मिलता था, या तो वेल्स में मिलता था, कुओं में, झीलों में या नहरों में आपको देखने को मिलता था। तो अलग अलग रीजन्स में इसको खेत तक ले जाने के लिए, टेकिंग इट टू द फील्ड, अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं। कैटल और ह्यूमन लेबर का यूज़ इसमें किया जाता है, यानी जानवरों का और मनुष्यों का इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इनको ट्रेडिशनल वेज कहते हैं, यानी परंपरागत तरीके, यानी इनमें कम पैसा खर्च होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक मोट दिखाई दे रही है, मोट का एक पिक्चर दिया गया है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं MOAT मोट। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, एक किसान है, वो घड़े से पानी निकाल रहा है मोट से। ये जो है चमड़े का बना हुआ आपको दिखेगा, चमड़े का बना हुआ बैग है, और इससे वो किससे पानी निकाल रहा है, कुएं से पानी निकाल रहा है और इसको सप्लाई कर रहा है अपने फील्ड्स को नहर से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको मोट कहते हैं, जो ये चमड़े का बैग जैसा बना हुआ है। यहाँ पे बाल्टी वगैरह नहीं बांधी है, चमड़े का बैग बांधा है। नेक्स्ट नंबर इज चेन पंप। चेन पंप एक मेथड है जिसमें कि आपको दिख रहा होगा एक बकेट इसमें बांधी गई है और एक चेन द्वारा, एक घिरनी द्वारा इसको घुमाया जाता है, एक व्हील होता है उसको घुमाया जाता है, और ये जो पानी है लगातार नीचे से भर के फिर ऊपर को सप्लाई होता है और फिर इसको नहर को पास कर देते हैं।
मेथड में क्या हो रहा है कि एक आदमी जो है वो पानी को पहले पीछे वेट बांधा गया है, इसमें वेट आपको दिख रहा होगा। पहले इस खाली बाल्टी को नीचे कुएं में पहुंचाया जाता है। जब ये बाल्टी ऊपर भर जाती है तो ये वेट जो है इसको नीचे खींच लेता है और ये बाल्टी अपने आप ही ऊपर आ जाती है। फिर इसको बाल्टी को खाली कर दिया जाता है खेतों की तरफ के लिए। तो इस तरह इसको ढेकली मेथड कहते हैं। अगला मेथड जो आपको दिख रहा है दैट इज़ रेहट मेथड। रेहट में देखो आपको दिख रहा होगा ये व्हील टाइप दिख रहा है। एक व्हील के अराउंड जो है बहुत सारे कप्स लगाए गए हैं, ये बॉटल्स जैसे, और ये नीचे जो है चेन से बंधा होता है और ये घूमता रहता है। और इस पे इसका कनेक्शन अंदर इस गिरनी से होता है, वॉल से। और ये अब बैल आपको दिख रहा है, ये बैल लगातार इसको घुमाता रहता है और बैल जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे जो है ये रेहट भी घूमता जाएगा और रेहट के घूमने से पानी इकट्ठा होता जाएगा। पानी को जो है आगे पानी की जगह गिरता जाता है और इसको नहर से आगे पास करते जाते हैं। तो आजकल तो पंप्स का भी यूज़ करते हैं। पंप्स को कई तरीके से चलाया जाता है, या तो आप उसको चलाते हैं वाटर से, डीजल से, या फिर आप उसको रन करते हैं किससे, या तो आप डीजल का यूज़ करते हैं या आप बायोगैस का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का करते हैं, सोलर एनर्जी का करते हैं। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल पंप्स को चलाने के लिए आजकल किया जाता है। तो पंप्स आजकल कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। आजकल बच्चों इरिगेशन के भी अलग अलग तरीके देखने को मिल रहे हैं, यानी जो सिंचाई है उसके अलग अलग तरीके भी, इनको हम मॉडर्न मेथड्स कहते हैं, यानी आधुनिक तरीके। तो आधुनिक तरीके में सबसे कॉमन तरीका हमारे पास है वो है स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है, स्प्रिंकलर मीन्स होता है फव्वारा विधि। तो फव्वारा क्या होता है, उस छेद से, तो इसी को फव्वारा कहते हैं। तो यहाँ पर जो है छेद नहीं किया जाता, यहाँ पे नोज़ल सेट की जाती है। एक नोज़ल मतलब एक तरह का कनेक्शन बनाया जाता है जिससे कि आराम से पानी निकलता रहता है फव्वारे के रूप में। तो ये सिस्टम क्या क्या फ़ायदेमंद है, इस सिस्टम का फ़ायदा ये है कि इसमें पानी जो है वो बहुत कम मात्रा में वेस्ट होता है और ज़्यादा एरिया तक पहुँचाया जा सकता है। और इसके लिए ये पंप की हेल्प से किया जाता है, हेल्प ऑफ अ पंप, यानी इसके लिए पंप चाहिए। और पंप का मतलब होता है कि ये पीछे किसी मशीन से जुड़ा होगा और इसका जो नोज़ल होता है वो रोटेटिंग होता है, यानी जो ऊपर का जो हमने कहा था कि पाइप के ऊपर जो है एक ऐसे अटैचमेंट लगा दिया जाता है। इस अटैचमेंट की खासियत ये होती है कि घूमता रहता है, कभी इधर घूमता है कभी इधर घूमता है। तो जो पानी निकलता है ऊपर वो घूमता हुआ निकलता है अलग अलग जगह से। पानी माना यहाँ से यहाँ जा रहा है आगे, तो इससे निकलता हुआ अलग अलग डायरेक्शन में घूमता जाएगा। इसी नोज़ल की वजह से, ये नोज़ल है, इस नोज़ल की वजह से नोज़ल जो है रोटेटिंग होती है यानी घूमती रहती है। इसकी वजह से गोल घेरे में इस फव्वारे के अगल बगल सारी की सारी तराई हो जाती है। तो इस मेथड का यूज़ किया जाता है, इसे हम कहते हैं स्प्रिंकलर मेथड। यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दिखाई दे रहा होगा स्प्रिंकलर का। यहाँ पर आपको एक वेल दिख रहा है, कुआं दिख रहा है, कुएं से आपको एक मोटर बंदी भी दिख रही है और ये आपको पाइप से निकलने वाले एक परपेंडिकुलर पाइप यानी खड़े पाइप दिखाई दे रहे हैं, उन पर नोज़ल है आगे, देखो आपको पानी निकलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो इतने गोल एरिया में ये जो पाइप होता है, हर एक नोज़ल जो होता है वो तराई कर देता है और पानी जो है वो फव्वारे के रूप में आगे निकलता है। तो इसको हम स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट सिस्टम जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं ड्रिप सिस्टम। ड्रिप मैंने टपकन विधि। मेथड में क्या यूज़ करते हैं, ये जो है ऐसे खेत, माना हमारे पास कहीं किसी इलाके में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम है, बहुत कम पानी है वहाँ पर, तो इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं आपको दिख रहा है एक पिक्चर, एक वेल है, वेल के साथ एक मोटर अटैच की है, पानी यहाँ से आगे आ रहा है और फिर आगे जो है उस पाइप को दोनों तरफ पहुँचा दिया गया है। पर आपको दिख रहा होगा पाइप में छोटे छोटे यहाँ पे जगह छोड़ी गई, छेद छोड़े गए। इनका छोड़ने का फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पे बूंद बूंद करके हर एक पौधे को अलग अलग पानी जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारा पानी वेस्ट नहीं होता। अगर हम सीधा इसको बहा देते खेत में तो ये पानी, बहुत सारा पानी वेस्ट चला जाता है। तो वेस्टेज से बचने के लिए, जहाँ पानी की सप्लाई कम होती है, वहाँ पर क्या किया जाता है, इस विधि का, ड्रिप इरिगेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। यहाँ पाइप में जगह जगह छोटे छोटे छेद किए गए हैं ताकि जो पानी निकले वो बूंद बूंद करके निकले और वो केवल हर एक पौधे तक ही पहुँचे। ऐसा इसमें किया गया है, जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये देखिए।
हर एक पौधे के साथ थोड़ा थोड़ा पाइप को छोड़ा गया है, पाइप में गैप छोड़ा गया है ताकि केवल पौधे की जड़ तक ही पानी जा पाए। तो इस तरह जो है ये सेकंड मेथड ऑफ इरिगेशन आपको देखने को मिला। इरिगेशन यहीं तक था, आगे हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, और वो अगले वीडियो में।